आज हमारे साथ शाह अलर्ट में चर्चा में हैं वरिष्ठ पत्रकार विकास बालियान, कृषि नजर अखबार के संपादक। 2024 के चुनाव की शुरुआत होते ही मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया मुजफ्फरनगर के सूरत हाल। जिस तरीके से पूर्व में गठबंधन का बड़ा जोरों शोर के साथ में एक मुहिम छिड़ी हुई थी कि अब की बार महागठबंधन और महागठबंधन के सामने कहीं ना कहीं भाजपा अपने आप को कुछ ठगासा महसूस कर रही थी। लेकिन उसमें एक नई बात जो पैदा हुई है कि जिस तरीके से भाजपा द्वारा गठबंधन में लगातार सेंध लगाई जा रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दल आरएलडी में भी भाजपा ने सेंध लगाई और सेंध लगाने में कामयाब हो गई। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने साथी वरिष्ठ पत्रकार से कि क्या ये सेंध आरएलडी की गठबंधन को भारी पड़ेगी या बीजेपी को होने वाला है इसका नुकसान, या जयंत चौधरी का भविष्य आगे किस तरीके का होने वाला है, या जिस तरीके से पूर्व में स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर में बड़ी बेबाकी के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन चुनाव लड़ने के दौरान बड़ी बातें कही थी, जिसमें एक बात यह भी बहुत बड़ी कही थी कि मैं मुजफ्फरनगर में चुनाव जीतने के लिए नहीं आया हूं, भाजपा की कब्र खोदने के लिए आया हूं। ये स्वर्गीय अजीत सिंह के शब्द थे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विकास बालियान जी से, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है, काफी सुलझे हुए हैं और हर तरीके से ज्यादातर समझते हैं जो मैदानी राजनीति होती है। जब चुनाव सर पे हो तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि आखिर इस चुनाव पर गाज कहां गिरेगी और गुल कहां खिलेगा। जी विकास बालियान जी, शाह अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया शाह अलर्ट का, और आपने मुझे मौका दिया अपने साथ जुड़ने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सूरत हाल माने 2024 के चुनाव की? देखिए, मोदी की लहर है और मोदी का परिवार इस समय तो यही सुर्खियां बटोर रहा है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों ने थोड़ा सा एक प्रोटेस्ट करके माहौल को गरमाने का प्रयास किया था। आगे शायद थोड़ा बहुत वो और भी ज़्यादा करेंगे, लेकिन महंगाई हो या फिर कोई धर्म से जुड़ी हुई बात हो, या जो अभी राम मंदिर का मुद्दा था, उसके बाद राम मंदिर के निर्माण के बाद जो एक बहुत ज़बरदस्त लहर चली थी, वो सब चीज़ वो सब कौन हो चुका है। और क्या मोदी अपने इस, जैसे कि संभावित और उम्मीद भी है कि उनका ये अंतिम चुनाव है, तो क्या इसमें वो 400 पार हो जाएंगे? लोगों की निगाहें इस वक्त तो इसी चीज़ के ऊपर है, बाकी तो बहुत ज़्यादा राजनीति में अभी कुछ नहीं चल रहा। नहीं देखिए, आप मतलब ये कह देना, अभी देखो जैसे आपने शब्द दोहरा दिए कि 400 पार, मतलब ये कोई एक बेतुकी बात नहीं लगती आपको? मैं जो भी बात करूँगा वो सारी की सारी कहीं ना कहीं तुक वाली बात होगी, बेतुकी बात मैं नहीं करूँगा। आप स्वयं में बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और चीज़ों को जानते भी हैं। हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल वक्त तौर पे कोई और मुद्दा अगर हो, कोई बात अगर कोई हो, तो आप मुझे बताइएगा। मोदी का परिवार और इस बार 400 पार, इसके अलावा कहीं कोई और बात किसी भी तरह से सामने आ ही नहीं पा रही। इंडिया नाम से संगठन बने हैं, ललकारने के लिए संगठन बने हैं, प्रधानमंत्री का नाम तय करने से पहले ही उसके अंदर टूट हो चुकी हैं, फिर जोड़ रहे हैं, जुड़ते हुए बहुत सारी गांठें पड़ रही हैं, आपस में विश्वास नहीं है। तो ऐसे में आप इस वक्त जो चुनाव इतना नज़दीक है, जहाँ की एक पार्टी तो अपने काफ़ी उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर चुकी है, और दूसरा ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि गठबंधन होगा तो किस किस का होगा। आधी अधूरी तैयारी के साथ आप एक इतने मजबूत तरीके से जो सामने हो, जिसको एक विश्वव्यापी नेतृत्वदाता के रूप में एक पहचान मिल चुकी हो, उसको आप किस तरीके से चुनौती दे पाओगे? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन चर्चा यहाँ पर जो है, जो मेरा सवाल था, आप शायद समझ नहीं पाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के आसपास के लोग ये साफ साफ ये कह रहे कि अब की बार 400 पार,
मतलब अनुमान ही अगर लगाया जाए कि हो सकता है, आ सकती है, शब्दों को आप समझिए विकास जी। मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि 200 कुछ सीटें थी 2014 में, 300 कुछ सीटें हुई 2019 में। इस बार 400 के करीब जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते भी हैं कि उनका अंतिम कार्यकाल में बीजेपी एक रिकॉर्ड बनाए इस जगह है। और इसमें अभी तक कहीं उन्हें कोई तगड़ी चुनौती देखते हुए मैं महसूस नहीं कर रहा हूं कि उन्हें कोई तगड़ी चुनौती मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक उनको चुनौती देने वाले एक नहीं होंगे, उनका स्वरूप सामने नहीं आएगा, तब तक तो उनकी ही बात को वजन देना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, देश की बात करेंगे बाद में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी ने भाजपा का दामन थाम लिया और 2 सीटों पर ही आरएलडी को समझौता करना पड़ा। जेएनसी का ये निर्णय लोगों को पच नहीं रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है। एक तरफ आपको 7 सीटें मिल रही थी, दूसरी तरफ आपने 2 सीट लेने के बाद और उन पे प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं, और एक में तो उन्होंने अपने बहुत पुराने कार्यकर्ता को बागपत में टिकट दिया है। लेकिन जिस तरह से भाजपा के साथ वो आ गए हैं, मुसलमान उन्हें पूरी तरह से उसी समर्पण के साथ या आधा अधूरा कुछ वोट करेगा, उसमें पूरा संशय हो चुका है। वो शायद उन्हें वोट नहीं करेगा, तो अपने उस प्रत्याशी को कैसे जिता पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा, मीरापुर से एक अपनी पार्टी के ही विधायक को राज्यसभा लोकसभा का टिकट देना, ये भी समझ से परे है कि विधानसभा का भी चुनाव उन्हें लड़ना पड़ेगा, और उधर ये चुनाव भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ भी मुस्लिम मतदाता जो है वो बिल्कुल निर्णय को कहाँ किधर जाएगा, कैसे होगा, उनकी वोट देने पर निर्भर करता है। वो भी उनके खिलाफ रहेंगे। भाजपा नलके के निशान पे पूरी तरह मुस्तैद होकर जो भाजपा ही हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके वोटर हैं, वो उनके कैंडिडेट को वोट देंगे, ये भी पक्का नहीं है। तो ऐसे में उनके जो इस टाइम दांव हैं, जो वो चल रहे हैं, जिस तरीके चीजें कर रहे हैं, वो किसी भी समझ से बाहर है। तो क्या कहीं जयंत चौधरी ने अपने ही आंगन में गड्ढा खोद लिया? देखिए, उनके 2013 में जाट और मुस्लिमों के बीच में एक बहुत गहरी खाई खुदी थी, बहुत ज़्यादा, और उम्मीद नहीं थी कि वो अगले 20-30 सालों में भर जाएगी। लेकिन अजीत सिंह जी ने उस विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह जाटों के बहुत बड़े विरोध के बाद भी मुस्लिमों को गले से लगाया, और उनको भी लगाया जिन पे सीधे सीधे दंगा कराने के आरोप थे, और उनको न केवल गले से लगाया बल्कि उनको अपनी चुनावी सभाओं में भी अपने साथ रखे, उनके चेहरों को सामने रखे, और वो यहाँ पे ताल ठोकते हुए नजर आए। बहुत नज़दीकी चुनाव में वो हारे, 6000 मतों के करीब से वो हारे थे, मतलब कि 3000 मत उन्हें और मिल जाते तो जीत जाते। तो वो मुस्लिम जो बिल्कुल जाटों से दूर हो चुका था, उसने उन्हें एक राय होकर एक एक वोट दी। पूरा मुस्लिम समुदाय जो जाटों से एक तरीके से बेरुखी कर चुका था, नजरें चुरा रहा था, दोस्ताना संबंध खत्म हो चुके थे, उन मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ लेना वो अजीत सिंह जी का जादुई करिश्मा था, और मुस्लिमों ने उन पर भरोसा किया। अब जयंत जी ने ऐसे समय में, जबकि उनके अखिलेश जी के साथ बहुत तस्वीरें आ रही थी, गठबंधन तय हो रहा था, अच्छा 7 सीटें भी मिल रही थी, एमएलसी की भी बात थी, राज्यसभा में वो उनके द्वारा पहुंचे ही थे, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए, इस बात पे अगर उन्होंने समझौता किया है तो 1% माना जाता है। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य से अगर चीज़ों को महसूस करें तो बहुत ज़्यादा लाभदायक, और मैं तो यही कहूँगा कि हो सकता है कि निकट भविष्य में वो अपना एक वजूद जो है वो भाजपा में ही चला जाए, या उन्हें फिर भाजपा से दूर जाना पड़े, लेकिन वो भाजपा में गठबंधन करते हुए अपना वजूद बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे, इसमें शक है। यानी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद में जयंत चौधरी का अपना वजूद भी कहीं ना कहीं शायद कम पड़ सकता है। जिस तरीके से आरएलडी अपने दम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 9 विधायकों के साथ में आज खड़ी हुई थी, तो ये बहुत बड़ी बात थी। मुजफ्फरनगर में भी लगभग 4 विधायक आरएलडी के खाते में थे, तो ये, और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से, लेकिन मतलब जयंत ने ये फैसला करने के बाद में आखिर मतलब ऐसा कौन सा मतलब वो राज है, अगर मान लिया बात के स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को जो आज सम्मान मिला है,
अगर मान लिया आप लालच में कोई समझौता कर रहे हो अपने स्वार्थ में, तो जो जनता की दुआएं, जो जनता का प्यार, जो जनता, जिस जनता के मोहब्बत के साथ में कभी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह या चौधरी चरण सिंह ने कोई खिलवाड़ नहीं किया, उसी जनता को आप किस भरोसे छोड़कर चल दिए? ये नहीं माना जाएगा? देखो, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल एक तरह से जाटों की पार्टी माने जाने लगी थी, लेकिन जाट 50%, 60% भाजपा में है, इसमें कोई शक नहीं है, हर चुनाव में वो दिखाई भी देता है। फिर भी जाट नेतृत्व में कोई जयंत चौधरी जी के अलावा ऐसा व्यक्ति अभी देखने को नहीं मिलता। हालांकि इस डॉक्टर संजीव बालियान जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो एक बड़े जाट नेतृत्व के रूप में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उन पर बड़ा जो ठप्पा लगता है वो भाजपा की का लगता है। जयंत चौधरी का मतलब है हरियाणा का कुछ क्षेत्र, दिल्ली का कुछ क्षेत्र, राजस्थान का कुछ क्षेत्र और ये पश्चिमी यूपी का बहुत बड़ा क्षेत्र, जहाँ उनके कहने से वो ट्रांसफर हो जाते हैं, चाहे वो 1% हो चाहे 2% हो। वो एक नेता हैं बड़े इसमें, तो उनका इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आ जाना, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिले, एक बात मायने रखती है कि भाई अपने बाबा के लिए किसी पोते ने ऐसा किया नहीं होगा जो इतना बड़ा समझौता उन्होंने किया। लेकिन एकाएक 7 सीटें छोड़ के 2 सीटों पे आ जाना, और राज्यसभा आपको सपा ने दी है, फिर आपको जो व्यक्ति को आप मंत्री बनवाए हैं वो सपा से हैं, अनिल जी सपा से थे, उन्होंने यहाँ पे भले ही अब तक भी उन पर विश्वास नहीं था कि वो राष्ट्रीय लोकदल के में इस तरह से आ चुके हैं। जिनको आपने लोकसभा का टिकट दिया है, चंदन चौहान जी, वो खुद सपा से थे, उनके नेता अखिलेश थे, जयंत तो नहीं थे, और उनको आपने फिर एक और कार्ड खेल के उन्हें टिकट दिया। तो जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्या जयंत चौधरी जी चाहते हैं, उनका दिमाग कहाँ तक है, क्योंकि उन्हें कहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, बहुत दूर की उन्होंने सोची भी होगी, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वो सब चीज़ समझ लेना और उस पर विश्लेषण कर लेना बहुत कठिन हो रहा है। यानी कि अपने आप को पीछे डाल के सपा के उन नेताओं को ही बढ़ाने का काम किया है जो सपा में थे अब तक। देखिए, जो आरएलडी में मेहनत कर रहे थे उनको कुछ नहीं मिला। मैं यही कहूँगा कि मुजफ्फरनगर में अगर बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल के इन सभी जितने भी लोग थे, मदन भैया भी बाहर से आए थे और चंदन चौहान भी, अनिल जी भी, सबसे ज़्यादा अगर किसी का हक बनता है तो वो राजपाल बालियान जी का बनता है। 3 बार के विधायक भी थे और फिर उनका मतलब था कि किसी तरह से सिसोली को साथ लेना और उनको अनिल जी को मंत्रालय देना और कैबिनेट मंत्री बनवाना बहुत बड़ी बात है। मैं तो खुद ये मानता हूँ कि उन जैसे व्यक्ति को ये मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत लड़ाकापन है। वो अब यहाँ के जो दलित समुदाय हैं उनके लिए काम भी करेंगे, आम लोगों के लिए भी करेंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। निजी तौर पे मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें हुई हैं। आगे आने वाले समय में अगर मान लो 26 जनवरी की परेड हो रही है और यहाँ पे कपिल देव जी भी हैं जो योगी जी के काफ़ी करीबी हैं, उनके पास स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री हैं, और अगर अनिल जी भी यहाँ पे हैं या तो इनको अलग अलग राज्य उसमें भेजा जाए। लेकिन अगर सोच के देखो कि परेड की सलामी कौन लेगा, अगर दोनों हैं तो वहाँ अनिल जी लेंगे, एकाएक अनिल जी का कद इतना बढ़ गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, जिसमें यानी कि आपका कहना है कि भाजपा के जो नेता हैं यहाँ पर इस चीज को बर्दाश्त करना मुश्किल होगा कि मतलब अनिल वहां पर गणतंत्र दिवस पर सलामी ले या उसको सलामी दी जाए, तो ऐसा क्यों? मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा है अनिल जी मंत्री बने हैं, मेरे लिए मैं समझता हूँ बहुत बेस्ट है। लेकिन राजनीति की उस दृष्टि से आप देखें कि एक व्यक्ति को है और आप अपने को कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे जो क्योंकि भाजपा के लिए माना जाता है कि वो अपनी पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं और ज़्यादा इफेंट पट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कोई टीस तो होती ही है, हर व्यक्ति को होगी। अभी उमेश मलिक जी बुढ़ाना से चुनाव हारे हैं, उनका कल का बयान सभी सुन भी रहे हैं कि काश आरएलडी मेरे सामने आई होती, तो उनका मतलब यही था कि आरएलडी उस टाइम आई होती तो शायद मैं जीत जाता, तो ये स्थिति ना होती। आज तो जिन बछड़ों के लिए लोग कहते हैं कि खेतों में ये घुस रहे हैं, आज आरएलडी से मिलते ही वही बूढ़े बुजुर्ग कहने लगे कि अरे अब तो कोई खेत में नहीं दिखता, सबके सब सड़क पे दिखते हैं। तो उनका सीधा सा मतलब है कि वो जाटों ने उन्हें भी समर्थन दिया होता और वो चुनाव जीत जाते। उन्होंने कहा बिल्कुल कि उनकी बातों से स्पष्ट झलक रहा था कि जिस दिन मैं चुनाव हारा उस दिन निवर्तमान हुआ, कुछ दिनों बाद पूर्व हो गया और आज तो इस सम्मेलन में मुझे भूतपूर्व कह रहे हैं।
तो यानी कि कहीं ना कहीं आरएलडी के गठबंधन से उमेश मलिक को भी भारी नुकसान होगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं कि भाई अगर ये पहले से आ जाती तो हमें लाभ हो जाता, तो कहीं ना कहीं हर जगह हर सीट पे जो, अब मुझे तो नहीं लगता कि अगर आरएलडी का और भाजपा का गठबंधन रहा तो बुढ़ाना से उमेश जी के हिस्से में या भाजपा के हिस्से में सीट आएगी, फिर तो वहाँ पे अगर सिटिंग कैंडिडेट हैं तो लोकदल के हैं तो लोकदल के हिस्से में जाएगी, अगर लोकदल के हिस्से में गई तो फिर उमेश जी को कहीं और सेटल एडजस्ट करना पड़ेगा भाजपा को। ऐसे अच्छे नेतृत्व प्रदाता, इतने युवा, इतने एनर्जेटिक लोगों को भाजपा ऐसे तो खो नहीं सकती, अगर खोती है तो उसका दुर्भाग्य है। लेकिन जिसके लिए ये तो चुनाव मेरे ख्याल से पहले ही चुनाव था स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के बाद में, और मुजफ्फरनगर में स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की बार बार मंच से ये बात सुनने को मिलती थी। आप भी काफ़ी जानते इस बात को कि उनका ये कहना था कि मेरी एक ये आखिरी ख्वाहिश है कि मैं मुजफ्फरनगर की जनता की सेवा करूं लोकसभा में पहुंचकर, ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। तो शायद मेरे ख्याल से अगर इस आखिरी ख्वाहिश को गठबंधन में रहकर आरएलडी और जयंत यहाँ से चुनाव लड़ते या आरएलडी प्रत्याशी यहाँ पर कोई मैदान में होता तो शायद कहीं ना कहीं आरएलडी के लोग भी उसको एक्सेप्ट कर लेते। देखो, जब चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव हारने के बाद 2019 में मुजफ्फरनगर आए तो उन्होंने अपने लोगों से ये कहा था कि हार जीत तो लगी रहती है, मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आया, मेरा तो आखिरी चुनाव था, मैं तो आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, आप लोगों से प्यार है, आप लोगों के साथ बैठ के समय अच्छा कट जाता है। बहुत भावुक चीज़ उन्होंने कही थी, और उनकी स्पीच अगर कोई उनका मतदाता जाट या किसान सुनता है तो उससे कष्ट भी होता है। उनके जाने के बाद एक चुनाव लड़ा दोनों ने मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव, उसमें 9 उम्मीदवार रालोद के जीते थे और सपा को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। इस गठबंधन को यहीं रोके रखना और इससे जयंत जी का दूर चले जाना, ये दो बातें हैं। नहीं, सपा को मैं वही बता रहा हूँ आपको कि इसमें दो चीजें हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से मुझे भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के बहुत बड़े लाभ जयंत जी को होंगे दिख नहीं रहा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इतना बड़ा समुद्र है कि यहाँ पे तो राजनाथ जी को भी मोदी जी से मिलने के लिए समय ना मिले। यहाँ तो चीज़ें बहुत अलग तरीके से कुछ ही लोगों के पास हो जाती हैं। और इस पार्टी का एक बहुत बड़ा देखा गया है कि जो इसके साथ में रिलेट करने वाले दल होते हैं, चाहे वो शिवसेना रहा हो, अकाली दल रहा हो या कोई भी दल हो, ये धीरे धीरे उनको कमज़ोर कर देती है। हालांकि अपना दल है, कोई छोटे छोटे दल हैं, राजभर जी का दल है, ये अलग थोड़े हैं, लेकिन जो बड़े स्तर पे जो उस प्रदेश को कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे वो कोई इधर उधर कर सकते थे, वहाँ उन्होंने उनको कमज़ोर किया। अपने सहयोगी दलों को बीजेपी ने कमज़ोर किया, और राष्ट्रीय लोकदल को ये बहुत ज़्यादा बढ़ने देगी, मुझे बहुत ज़्यादा इस पर विश्वास भी नहीं है। और जिस तरीके से एक कैंडिडेट वहाँ पे वो जीत जाए और उनका ये कैंडिडेट बिजनौर से भी जीत जाए, यही बहुत बड़ी परीक्षा की उनकी घड़ी है। अगर ये दोनों हार गए तो उनके हिस्से में क्या आया? केवल चौधरी चरण सिंह जी को एक भारत रत्न, या फिर अब एक एमएलसी बन जाएंगे, ठीक है, एमएलसी वहाँ चले जाएंगे, राज्यसभा में अपने थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इनका जाने के पीछे क्या लॉजिक है और ये क्यों छोड़ के वहाँ पे गए, ये तो अब जयंत जी का ये निर्णय है। लेकिन जयंत जी को सपा रोक नहीं पाई, और सपा जो कि उत्तर प्रदेश में निर्विवाद रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती हुई सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही थी, उस पार्टी के जो नेतृत्व प्रदाता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो क्यों नहीं चीजों को समझ पाए। ये बहुत, देखो अभी एक शादी में भी आए अखिलेश जी, और जगह भी शादी ब्याह में जा रहे हैं, लेकिन चुनाव सिर पे है। इतने बड़ी पार्टी के मुखिया होके और चुनौती देने वाला व्यक्ति अभी तक अपने किसी भी चुनावी क्षेत्र में एक भी रैली नहीं करता, तो कहीं ना कहीं आप समझो कि चीजें कुछ और भी पकती हैं, जो दिखावट के तौर पे तो है कि हाँ हम ऐसा कर देंगे, हम इनके बारे में कह रहे हैं, लेकिन वो मूल स्वरूप में आके विरोध करते नजर नहीं आ रहे। राहुल गांधी ने जरूर यात्राएं निकाली, कोशिश की, लेकिन वो जोर से डुगडुगी बजी और उसके बाद उन्होंने फिर वो यहाँ से आउट हो गए। जी विकास भाई, एक सवाल दिमाग में आया है, मतलब सवाल ये है कि मतलब क्या जयंत जी के गठबंधन से बीजेपी में आने के बाद में, ये तो आपको पता है कि मुजफ्फरनगर में अब चौधरी जो है संजू बालियान अपने आप को मानता है,
कि अब फिलहाल जो है, और दूसरी बार लगातार 2 बार सांसद भाई और केंद्र में मिनिस्टर, तो मतलब संजू बालियान जी क्यों ये चाहेंगे कि जयंत का कद बढ़े? देखो, मैं क्या बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में उनके नेता क्या चाहते हैं इसके कोई ज़्यादा मायने नहीं होते। छोटे स्तर पे अगर कोई विरोध करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन व्यापक स्तर पे कोई भी बहुत ज़्यादा प्रभावी चीज़ों को नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी का वोटर जो है वो योगी और मोदी के नाम पे वोट करता है। जो क्षेत्रीय जो कैंडिडेट हैं या उनका बहुत ज़्यादा नहीं। हालांकि डॉक्टर संजीव बालियान ने बहुत बड़ा अपना कद बना लिया है, और उनका जो भाई शब्द है वो हर लोगों को उनसे जोड़ के रखता है। लोगों को नाम से बुलाना, चेहरा देख के बुला लेना, उनको एक अलग करा है। लेकिन वह व्यक्ति बहुत लंबे समय से चुनाव में भी है, सब चीज़ों को देख भी रहा है। उनके सामने वो केंद्रीय मिनिस्टर भी हैं और उनका अपना चुनावी क्षेत्र है। उन्हें भी इस बात का पता है कि पिछला चुनाव नेक टू नेक फाइट हुआ था, बहुत मुश्किल जीत थी। 3000 वोट इधर उधर हो जाते तो स्थिति दूसरी हो जाती। राष्ट्रीय लोकदल के आने का मतलब उनको एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसी भी जाट बाहुल्य क्षेत्र में एक तो जाटों की वोट रोकने वाला अब कोई दूसरा व्यक्ति सामने नहीं है। हरिंदर मलिक बहुत बढ़िया चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनके लिए जाट इतने समर्पित हो जाएंगे ये बहुत लंबा समय हो चुका। मैं अभी इसमें गारंटी से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो एक राष्ट्रीय लोकदल का जाट था वो बहुत ज्यादा शोर मचाने वाला, लड़ने वाला था। क्या हरिंदर मलिक को जाट एक्सेप्ट नहीं करेगा? हरिंदर मलिक जाटों के नेता है, तो मतलब फिर ये क्या लोकल स्तर पे अगर आप देखें तो। लेकिन वो लंबा समय हो गया ना, उन्होंने चुनाव लड़े यहाँ से उन्होंने कई चुनाव लड़े। 46 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। 46 साल से राजनीति करने वाले जो उनके साथ लोग हैं उनमें से ज्यादातर तो लोग चले गए हैं। जो राजनीति का वो दौर था, वो राजनीति का दौर अब रहा ही नहीं है। अब तो आप किसी को तू भी नहीं कह सकते। उस टाइम तो आप लट के जोर पे वोट लेने का काम कर लिया करते थे। मेरा कहने का मकसद है कि तमाम जो उस टाइम दबंगता से होता था, बैलेट पेपर ठप्पे लगते थे। एक व्यक्ति एक ठप्पा 1 घंटे में आप सारी वोटों पे ठप्पा मार सकते थे। आज आप अगर बूथ कैप्चर भी कर लोगे तो 1 मिनट में आप एक ही वोट डाल पाओगे। 60 सेकंड 1 मिनट 1 घंटे में आप 60 से ज्यादा वोट नहीं डाल पाओगे। हरिंदर मलिक जी का ये कहना है कि ये चुनाव ऐसा नहीं होगा जैसे कि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के समय में हो गया था। ये चुनाव हर तरीके से मजबूती से लड़ा जाएगा। देखो, वो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो ये बात भी नहीं कहेंगे तो जो लोग आज संजीव बालियान के सामने ये चाह रहे हैं कि चीज़ें पलट जाए, उनका मनोबल कैसे बढ़ाएंगे, उन्हें अपने साथ कैसे जोड़ेंगे। मैं कोई भी चुनाव लड़ रहा हूँ तो लड़ते हुए थोड़ी कहूँगा कि मैं हार रहा हूँ, मैं कमजोर हूँ। तो क्या हरिंदर मलिक को आप कमजोर मानना है? मैं तो हरिंदर मलिक को सबसे मजबूत मानता हूँ। मैं तो अजीत सिंह जी से भी उन्हें मजबूत मानता हूँ, क्योंकि हरिंदर मलिक के वोट जो है हर समाज के अंदर है, वो उनको तोड़ के कितना लेके आ पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो उनके राष्ट्रीय मुखिया हैं उन्होंने आज तक एक रैली तक भी यहाँ पे नहीं की। अगर वो यहाँ शादी में आए थे तो क्या एक रैली नहीं कर सकते? वो अभी तक चुनावी मोड में आई नहीं। हरिंदर मलिक अपने बलबूते चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी यहाँ कुछ करेंगे सपा के बलबूते नहीं कर रहे हो, वो अपने बलबूते कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, जो मुस्लिम है वो अब जाट को एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? वो 100% हरिंदर मलिक को वोट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? अगर बसपा ने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दिया तो फिर क्या स्थिति होगी? अगर AMIM से कोई मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो वो कितनी वोट खींच ले जाएगा? कोई और मुस्लिम कैंडिडेट आया तो वो कितनी वोट खींच ले? बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से राष्ट्रीय लोकदल के आ जाने के बाद थोड़ा लाभ तो हुआ है। अब इसके पास से कुछ छिटका नहीं। हालांकि कई जगह त्यागी समाज की चर्चा हो जाती है कि हम तो नाराज हैं, या फिर कोई कह देता है कि हम तो पुंडीर जी को सामने ला रहे हैं, बीजेपी के सामने आके पुंडीर जी इतनी वोट काट लेंगे, ये सब चीज काट लेंगे। कुछ चीज़ ऐसी है यहाँ पे जो इसमें, लेकिन लास्ट में आके जब माहौल बनता है और मोदी दिखते हैं, उनका परिवार दिखता है, 400 के पार चीज़ें होती हैं, तो वो फिर वहीं चला जाता है। वो कितना ज़्यादा तब्दील हो जाएगा ये आप उसमें कर रहा है। जो आज नाराज है ठाकुर, कल को योगी की रैली उनके लिए क्या करेगी? जो आज त्यागी नाराज हैं या कुछ है, उनको कल को जब चीज़ें आएगी, ब्राह्मण त्यागी, भाई तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारे हिसाब की सब चीज़ है। अगर तुम केवल यहीं की 1-2 सीट की बात नहीं है, पूरा संघ का ढांचा देख लो, भाजपा का पूरा ढांचा देख लो, तो भले ही इसमें मोदी आज OBC की तरफ से आके सामने आते हो, लेकिन सारी चीज बनिया है, ब्राह्मण समाज है, त्यागी समाज है, ठाकुर समाज है, इनके इर्द गिर्द ही होती है। अच्छा, एक सवाल है विकास भाई, एक बात हो कि RLD के पास में क्या कोई प्रत्याशी नहीं है जो मतलब एक पर ही दांव खेला जा रहा है, जब वो ऑलरेडी मीरापुर विधानसभा के विधायक है, उन्हीं को अब लोकसभा पे लगा दिया? देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा था। चंदन चौहान एक बहुत बड़े परिवार से आते हैं, राजनीतिक परिवार है, श्रद्धा है उस परिवार के, उसमें गुज्जर परिवार है,
और लेकिन उसके प्रति श्रद्धा बहुत है लोगों में, क्योंकि उनके पिताजी, उनके बाबा जी जो थे वो उप मुख्यमंत्री भी रहे। उनके पिताजी तो इतने सौम्य, इतने व्यवहार कुशल, संजय चौहान जी का तो जवाब ही नहीं था, बाबू नारायण सिंह जी का जवाब नहीं था, उन्हीं के पोते हैं। तो ये है, लेकिन ऑलरेडी ये मीरापुर एक कठिन सीट है, वहाँ से विधायक है। ऐसे में अगर आपको गुजर लॉबी या दूसरे लॉबी को आपको करना ही था तो आपके पास कैंडिडेट बहुत थे, आप किसी और को टिकट दे सकते थे। उनका ये टिकट देना समझ से परे है कि क्यों आप एक यहाँ से लेके वहाँ पे आपके कैंडिडेट को भेज रहे हैं। वो कैंडिडेट अगर हार गया तो फिर क्या होगा, जीत गया तो फिर आप विधानसभा भी खो सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्या पता कल गठबंधन में क्या चीज़ किस तरीके से आ जाए। समीकरण होते हैं, ज़्यादातर चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हुई हैं बहुत, जयंत चौधरी क्या कर रहे हैं अभी तो फिलहाल के वक्त पे जहाँ आज बैठे हैं, एक जयंत जी के दोनों हाथों में, एक में भारत रत्न है चौधरी चरण सिंह जी को लेके जिस पर उठला सकते हैं, दूसरा हाथ पलड़े में बहुत नीचे है जहाँ कुछ नहीं है। भले ही उन्होंने दो सीटें ले ली हों और उन पर अपने टिकटार्थी को टिकट वितरण में भी आगे उनके जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखा पा रहे कि वो बहुत फायदे का सौदा कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जयंत का घाटे का सौदा है। मैं आज के तौर पे तो यही कहूँगा कि बहुत मजबूत एक नेता है जयंत, उनके पीछे जो सपोर्टर है वो हिंदुस्तान का सबसे मजबूत सपोर्टर रहा है। वो चाहे टिकैत जी के पीछे रहा है, चाहे वो अजीत सिंह जी के पीछे रहा है। वो अगर 10 की संख्या में है तो वो हजारों की संख्या में दिखता है। ऐसे मजबूत लोग खुद जयंत जी को उनके इस निर्णय पे एक तरीके से मैं कहूँ तो गालियाँ तक दे रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे देखो, वीडियोस पे वीडियोस उन लोगों की आ रही हैं जो इनके इतने कट्टर समर्थक थे, जो कभी रालोद से दूर ही नहीं गए, जो कभी राष्ट्रीय लोक दल से अलग उन्होंने वोट ही करके नहीं देखा, और वो लोग खुद उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। नहीं, जयंत जी उस पल को कैसे भूल गए जब जयंत जी के ऊपर लाठियां भांजी जा रही थी और उन्हीं कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर वो सारी लाठियां खाई थी, लेकिन जयंत जी को आंच नहीं आने दी थी। तो मतलब ये ऐसे कैसे अल्टा पलटी, मतलब ये देखो, भारतीय जनता पार्टी के कई निर्णय बहुत जनप्रतिनिधि पे जिस तरह से वो लाठीचार्ज हाथरस में किया गया था उसमें उनकी जान भी जा सकती थी, बहुत घटियापन था, और उसके ऊपर सरकार ने माफ़ी भी नहीं मांगी थी। ये ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके साथ हुई है, लेकिन ये राजनीति है और राज के लिए की जाने वाली इस नीति के अंतर्गत कोई भी कही हुई बात मायने नहीं रखती, कोई वायदे मायने नहीं रखते। और अगर हम इसके अंदर शुचिता की बात करें, सत्यता की बात करें, तो राजनीति इस सबसे बहुत अलग हटके है। वरना तो चौधरी चरण सिंह जी ने एक टाइम में इंदिरा गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया था, और इंदिरा गांधी जी के ही समर्थन के बाद वे प्रधानमंत्री भी बने थे। तो चीज़ें इस राजनीति के अंदर आज पक्ष में है, कल विपक्ष में हो सकती हैं। इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते किसने क्या कहा था, किस लाठियाँ पड़ी थी, कितना आपस में झगड़े होते हैं। रामविलास पासवान के पुत्र अभी तक इनमें थे, अब जाने की सोच रहे हैं। अभी नीतीश कुमार खिलाफ थे, अब साथ आने की सोच रहे हैं। तो राजनीति में नहीं, जो खास करके जो आरएलडी का कार्यकर्ता है या वोटर है, आरएलडी का कार्यकर्ता या आरएलडी का वोटर, वो तो बीजेपी एंटी वोट करता है ना। मैंने वही आपको बताया कि आरएलडी का वोटर अपने नेता के पक्ष में वोट करता है, जिधर भी नेता कह दे। और नेता का मतलब ये होता है जो ये अपने अनुयायियों को, अपने समर्थकों को कह सके कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है, और अनुयायी कहे कि हाँ। लेकिन चौधरी जयंत के ऊपर पड़ी हुई लाठियाँ, उनके पिताजी का सामान बाहर निकाल देना, बहुत सारी घटनाएं इस तरीके की हुई उस समय, और जो उनके जो समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, उनको बेहद आक्रोशित कर चुकी थी। वो लगातार अपने ही लोगों से लड़ते थे, क्योंकि नेता एक रहते हैं, नेता कभी लड़ते नहीं है, लड़ता अनुयायी है, समर्थक है। वो जो समर्थक अपने ही भाई से लड़ा, अपने ही पड़ोसी से लड़ा, अपने गांव वाले से लड़ा, अपने पड़ोसी से लड़ा, वो अब उनके सामने किस तरह से नजरें मिला के चले। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो मुजफ्फरनगर की बात करें, जो सुधीर भारतीय पुराने कार्यकर्ता जो बिल्कुल बीजेपी को पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज वो बीजेपी के लिए वोट मांगते अगर नजर आए, तो उन लोगों के सामने जो उनके परिचित थे, नजदीकी थे, जो बीजेपी को गालियां देते, तो आज कैसे वो बीजेपी को सम्मानजनक पार्टी बताएं, उनके लिए बड़ी स्थिति खराब है। तो वो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा विचलित है, और वो जयंत जी के निर्णय से आहत भी हैं, और उनके अभी तो साथ में भी नहीं हैं। तो लेकिन यही होता है कि नेता वही है,
जो उन्हें साध सके और फिर अपनी बात उनसे मनवा सके। लेकिन फिलहाल के वक्त पे स्थिति इस गठबंधन के बाद से मुझे बहुत ज़्यादा पक्ष की ऐसी नहीं नजर आ रही। संजीव बालियान बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और राष्ट्रीय लोकदल अगर गठबंधन में होती समाजवादी पार्टी के साथ और बसपा यहाँ से किसी मुस्लिम को टिकट दे देती तो भी संजीव बालियान 1,00,000-1,50,000 मतों से जीत जाते। इस बार भी उनकी स्थिति ऐसी ही है। परीक्षा के घेरे में ये है कि जो राष्ट्रीय लोकदल के जुड़े हुए जाट हैं, वोटर हैं, क्या वो संजीव बालियान को वोट करेंगे, उनके पक्ष में मतदान करने देंगे। दूसरी परीक्षा सबसे बड़ी ये है कि जो भाजपा का परंपरागत वोटर है, क्या वो बागपत में और बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह नलके को वोट कर पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा है, क्या हरिंदर मलिक जी को पूरा मुसलमान एक होके वोट करेगा। परीक्षाएं की घड़ी हैं, जाटों की भी है, भाजपा के वोटर की भी है, मुसलमानों की भी है। ये गठबंधन बहुत कुछ सिखा के जाएगा। विकास बालियान जी ने अपने खुले मन से जो आज चर्चा की है, क्योंकि जाट बिरादरी से आते हैं और विकास बालियान जी पत्रकार भी हैं और एक बड़े राजनीतिक कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हर चीज़ का एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस लिए हुए, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में किसानों की लड़ाई लड़ी है विकास बालियान ने, तो ये आज जो मुद्दे की बातें हुई है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में ये तो साफ हो गया कि कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने ये जो बड़ा डिसीजन लिया है, ये डिसीजन कहीं ना कहीं जयंत के समर्थकों में और आने वाले वक्त में जयंत को शायद भारी नुकसान का सामना न करना पड़े, ये बड़ी बात हो जाती है। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट।